नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 5 राज्यों की चुनावी लड़ाई एक बार फिर से परिवारवाद पर आई और इस बार ये मुद्दा बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने उठाया है। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने परिवारवाद के मुद्दे पर तेलंगाना में केसीआर को घेरा और कहा कि तेलंगाना राज्य का पूरा कंट्रोल एक परिवार के हाथ में है और देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी राज्य में है। राहुल गांधी के इस बयान पर अब सियासत जोरदार इस वक्त हो रही है। केसीआर की बेटी के कविता ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि शीशे के घरों में बैठ करके दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तेलंगाना में राहुल के इस कथन का असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी पर हमेशा से परिवारवाद और वंशवाद के आरोप लगते आए और ऐसे में सवाल है कि कहीं राहुल ने सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया। और आज इसी मुद्दे पर प्योर पॉलिटिक्स में हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर के साथ हम चर्चा करेंगे। अदिति मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई है। अदिति, सबसे बड़ा सवाल यही है कि परिवारवाद के जो पोस्टर बॉय रहे हैं उनका क्या ये एक सेल्फ गोल है, लोगों को साधने की एक बड़ी कोशिश राहुल गांधी की तरफ से? देखिए, जब चुनाव में उतरते हैं तो जो सबसे आसान मुद्दे होते हैं, जो जनता को अफेक्ट करते हैं, जनता को इम्पैक्ट करते हैं और जनता का दिल मन खिन्न कर देते हैं, वो सबसे इजी मुद्दा है भ्रष्टाचार और परिवारवाद। शिखा, मेरी आवाज़ मुझे वापस आ रही है, शायद टेक्निकल कोई फॉल्ट है। तो सबसे इजी मुद्दा होता है परिवारवाद और भ्रष्टाचार। और शायद नरेंद्र मोदी ने जब पूरी 2024 से लेकर अब तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रिक करी है, वो एक ही बात से करी है कि राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस केवल परिवारवाद और भ्रष्टाचार पे जाती है। अब बात आती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी तेलंगाना गए। सबसे पहले आपको बता दें कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा उम्मीदों में थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, पहले बीआरएस नंबर 1 पे और दूसरे पे कांग्रेस, यानी कि पहले भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि वो विपक्ष की भूमिका निभाए, लेकिन फिर समय बीता, कर्नाटक के चुनाव आ रहे, तमाम चीज़ें हुई, तो आज का जो रण है तेलंगाना का, वो है बीआरएस वर्सेस कांग्रेस का। ऐसे में कांग्रेस नंबर 2 पर बेहतर पोजीशन पे भी आने की जो कोशिश कर रही है, उसके लिए जनता के बीच बड़े आरोप लेकर जाने होंगे। और आज जनता को जो इजी, जैसे एक बार मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी का नामो निशान नहीं था, लेकिन जब आम आदमी पार्टी आई तो उन्होंने लोगों से कैसे कनेक्ट किया, यही बताकर कि हम तो आम आदमी हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। ये जो बड़े लोग हैं, राजनीति के पद पे बैठे हुए लोग हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। हम तो आम आदमी हैं, आम आदमी के साथ आगे बढ़ेंगे, आम आदमी मंत्री बनेंगे, आम आदमी आपकी सेवा करेंगे। तो बहुत ईजी बाइंग पॉइंट होता है ये। तो आज राहुल गांधी ने कह तो दिया कि जो उनकी बेटी हैं कविता, उन पर भी आरोप लगा दिए, उनके पिताजी पर भी भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगा दिए और यहाँ तक कह दिया कि तेलंगाना में अगर इस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहीं है तो वो तेलंगाना है। लेकिन सवाल घूम फिर के राहुल गांधी के ऊपर आ गया, प्रश्न चिन्ह आ गया, क्योंकि अगर, जैसा आपने पोस्टर बॉय का नाम लिया, क्योंकि देश की सियासत में अगर परिवारवाद या भ्रष्टाचार की कोई बात है, खास तौर पे परिवारवाद, कि वो गांधी परिवार के साथ आया है। क्योंकि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम, तो जब भी कोई सत्ता की बात आई है पार्टी के ऊपर या देश में, तो वो गांधी परिवार में गई है। एक एक्सेप्शन मनमोहन सिंह को ले लेते हैं, लेकिन तब भी जो डायरेक्शन था वो गांधी परिवार से। तो ऐसे में कविता ने भी ये रिप्लाई करते हुए कहा, जवाब देते हुए कहा उनके इस बयान का, कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन शायद राहुल गांधी को ये कन्वीनियंट बयान लगा, भले ही सेल्फ गोल हो, आगे इस बयान के काफ़ी तरीके की बात हो, नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी भी इस पर सवाल करती नजर आए, लेकिन फिलहाल क्योंकि जनता को बहुत आसान ये लगता है और केसीआर के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है उस सरकार के खिलाफ, तो सबसे ज़्यादा लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, यहाँ पर करप्शन है और ये परिवार को ही आगे बढ़ाने वाली बात है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस तरह की बात कही। अब ये कितना बड़ा सेल्फ गोल होता है चुनाव में, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। अदिति, तेलंगाना में ये बयान क्यों दिया है राहुल गांधी, इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन उससे पहले की कविता ने कैसे निशाना साधा और प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर कुछ समय पहले क्या प्रतिक्रिया दी थी, पहले वो सुन लेते हैं। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला गोंदता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वैसे साथियों, मैं जब परिवारवाद के खिलाफ बात करता हूं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक बयान है। मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ बात कर रहा हूं, वैसा
प्रचार होता है। मैं देख रहा हूं कि जो लोग परिवारवाद की मेरी व्याख्या में सही बैठते हैं वो मुझसे भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं। देश के कोने कोने में ये परिवारवादी मेरे खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं। I once again request Mr. Rahul Gandhi ji, please kindly recheck your script writers, because all the projects that you quoted put together are not even 1 lakh crores we have spent on expenditure. So how can we do a corruption of 1 lakh crores? That is basic common sense, and your script writers are misguiding you. So kindly think about those issues, and you do not have to worry about people of Telangana. People of Telangana fought on you to get Telangana state, and we now know how to run our state by ourselves. अदिति, अब राहुल गांधी ने तेलंगाना में इस सवाल को उठाया है, लेकिन तेलंगाना में परिवारवाद पर सवाल उठाकर क्या कांग्रेस घिरती अब आपको नजर आ रही है? इसके ना थोड़ी हिस्ट्री पे जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी जो स्ट्रैटेजी पे, और कांग्रेस भी नहीं, राहुल गांधी ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। कांग्रेस पे क्या हो रहा था? सबसे पहले वही जैसा हमने कहा, नेहरू, इंदिरा, राजीव, उसके बाद फिर सोनिया गांधी, उसके बाद फिर भले ही मनमोहन सिंह आए, लेकिन सबको पता है कि किस तरीके से राज चला। फिर राहुल गांधी, बीच में प्रियंका गांधी का भी उदय हुआ, लेकिन अब जो युवराज है वो राहुल गांधी, और थे भी वो पहले वाइस प्रेसिडेंट बने। मुझे याद है जयपुर में उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और ये माना गया कि यही नेता हैं, और फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जब चुनाव हारे, उनका मन खिन्न हुआ पार्टी से और उन्होंने छोड़ दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। वहां पे सवाल 2.5 साल तक वो रिफ्ट देखा गया कि पद पर सोनिया गांधी वापस आई, लेकिन वो एक फुल फ्लेजेड नहीं थी क्योंकि कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं था। राहुल गांधी अड़े रहे कि परिवार ना मैं ना परिवार का कोई। उनको समझाया गया, कई त्याग पत्र हुए, कई इस्तीफे हुए, लोगों ने समझाया कि पार्टी टूट जाएगी, अगर कोई नॉन गांधी बनेगा तो पार्टी टूट जाएगी, लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे क्योंकि शायद राहुल गांधी कि जो राजनीतिक वो जिसे कहते हैं सलाहकार हों, या वो खुद ये समझ गए कि जब तक केवल गांधी परिवार राज करता रहेगा तब तक नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी सीधा परिवारवाद पर हमको घेरते रहेंगे, और देश की जनता इस बात को एक्सेप्ट करने लग गई है जब आम आदमी पार्टी का उदय देखा, तमाम चीजें। और इसके साथ साथ जिस पार्टी में परिवारवाद है आज की 21वीं सदी में, वो डाउनफॉल होता जा रहा है। सबसे पहले बसपा की बात कर लेते हैं। मायावती चेहरा थी, और अब वहाँ पे भ्रष्टाचार परिवारवाद की बात आती है। फिर पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, भ्रष्टाचार परिवारवाद, उनके भतीजे अब आ गए। फिर बात कर लेते हैं पटना की बात कर लेते हैं, लालू यादव परिवारवाद भ्रष्टाचार, आगे कोई बढ़ेगा तो उनका बेटा बढ़ेगा। ऐसे में बहुत सारी, ऐसे एनसीपी की बात कर लेते हैं, शिवसेना में तो पार्टी अलग हो गई थी, परिवारवाद भ्रष्टाचार। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को किसी सलाहकार ने ये समझाया कि जब तक कांग्रेस की इमेज परिवारवाद में रहेगी, आज भी नहीं निकली है पूरी तरीके से, क्योंकि आज भी युवराज तो राहुल गांधी हैं, वो एक सिंपल सांसद होने के बावजूद भी सारे फैसले वही ले रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने सत्ता का वो शीर्ष नहीं लिया, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को नॉन गांधी को बना के कहीं ना कहीं कांग्रेस की और गांधी परिवार की इस इमेज को बनाने की कोशिश की है कि हम परिवारवाद से अलग हैं। और आप आगे भी देखें, राहुल गांधी से जुड़े हुए एकदम करीबी लोग ये कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो पार्टी के अहमद पटेल बनना चाहते हैं। वो पार्टी को वापस से वो नवीनीकरण करके ट्रैक पर लाना चाहते हैं, और सत्ता के शिखर पर जैसे राजीव गांधी ले गए थे, उनकी दादी ले गई थी, वैसे ले जाना चाहते हैं, बिना खुद सत्ता में आए हुए, संघर्ष करके। तो ऐसे में राहुल गांधी की तरीके तो बदल गए हैं, लेकिन पुरानी छाप कब अभी इतनी आसानी से नहीं जाएगी। वो 2024 में भी उनका पीछा करेगी। तो ऐसे बयान अब राहुल गांधी को आने वाले, अब आप देखिएगा कल परसों तरसों भारतीय जनता पार्टी उनको इस पर घेरेगी, सोशल मीडिया उनको घेरेगी, तो इतनी आसानी से इस बयान से वो बाहर नहीं। राहुल गांधी के इस बयान को सुन करके मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसमें काबिलियत होगी। लेकिन इसको यथार्थ में उतारना बहुत मुश्किल है, कम से कम गांधी परिवार के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो देश में परिवार मुक्त सियासत क्या हो पाएगी? देखिए, ये बात तो सही है, क्योंकि दशकों तक 70 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, और आजादी के बाद की बात कर लेते हैं, तब से लेकर अब तक पूरी कांग्रेस टूटी है। गुलाम नबी आजाद चले गए, और पहले भी जब ये जिनकी हम बात करते हैं ममता बनर्जी,
वो भी कांग्रेस में थी, कांग्रेस से टूटी। जो कांग्रेस टूटी थी वो इस परिवारवाद या एकीकरण और इन तमाम के कि भाई एक ही आदमी की बात चलती है उसके चक्कर में छूटे थे। फिर हाल ही का मुद्दा जब ये G23 नाम का एक ग्रुप बना जिससे चिट्ठी लिखी कि राहुल तो मिलते नहीं है, राहुल तो सुनते नहीं है, यहाँ पर मोनोपोली है, तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट किया राहुल गांधी ने कि कहीं ना कहीं ये गांधी परिवार वाला जो इशू है, परिवार वाला जो इशू है, वो पार्टी को भी तोड़ रहा है और वो हमें सत्ता में वापस काबिज होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। लेकिन जैसा आपका सवाल था, परिवारवाद के इशू ने नरेंद्र मोदी को सत्ता पे पहुंचाया और इससे आप दूर करना चाह रहे हैं। शिखा एक बार और अब आप अपना सवाल रिपीट कीजिए। अदिति, मैंने आपको उस फिल्म का डायलॉग याद दिलाया। ऋतिक रोशन की एक फिल्म है जिसमें वो कहते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें काबिलियत होगी वही राजा बनेगा। लगता है आपको कांग्रेस की स्थिति देखकर कि आपको लग रहा है कि कांग्रेस परिवारवाद को एक नए सिरे से इसको एक नए तरीके से परिवारवाद को परिभाषित करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है, और अगर कांग्रेस कर भी रही है, राहुल गांधी कर भी रहे हैं, तो क्या सफल होते हुए नजर आएंगे? देखिए, समय लगेगा। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि जब एक वो स्टिकर और एक जो इमेज आपकी बनी हुई है, उस इमेज से बाहर कर आने के लिए आपको बहुत बड़े फैसले लेने होंगे। सबसे बड़ा फैसला होता है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित परिवार के व्यक्ति को बनाया आपने, और कहीं ना कहीं ये कोशिश जब रबर स्टैंप कहा जाता था कि वो बनेंगे तो रबर स्टैंप होंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी खुद की एक इमेज लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वैसे ही और भी ऐसे बड़े फैसले लेने होंगे जहां पर आप ये देखें कि आप परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जैसे प्रियंका गांधी चाहती थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या वो जनरल सेक्रेटरी, तमाम चीजें बड़ी, पर राहुल गांधी एडमेंट है कि परिवार से कोई नहीं बनेगा। बड़े फैसले लेने होंगे। और फर्ज कीजिए 1% अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ भी जाती है 2024 में, बहुत मुश्किल चांस है, लेकिन फर्ज कीजिए तो राहुल गांधी अगर बन गए तो घूम फिर कर बात वही आएगी कि परिवारवाद। लेकिन राहुल गांधी नहीं बनते और कोई और चेहरा आगे आता है, बहुत समय लगेगा, लेकिन इससे बाहर निकलना राहुल गांधी की स्ट्रेटजी है। लेकिन अदिति, एक और तस्वीर अगर मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं, बेंगलुरु में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, वहां प्रमुखता कौन सी पार्टी दिख रही थी? माना कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है उस गठबंधन में, लेकिन वहां दिख कौन रहे थे? वहां सोनिया गांधी दिख रही थी, राहुल गांधी दिख रहे थे, और चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी साइड से वो दिख रहे थे। तो ये परिवारवाद को बढ़ावा देना ही तो है। राज्यों के चुनाव में जाकर के, राज्यों के चूंकि चुनाव है तेलंगाना में है राहुल गांधी, तो वो कह रहे हैं कि परिवारवाद जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको यथार्थ में उतारना, धरातल पर उतारना, क्या राहुल गांधी कर पाएंगे? इसको आपको ऐसे समझना होगा कि एनडीए की एक बैठक हुई और एक बैठक हुई इंडिया गठबंधन। देखिए, हमने 2 दिन पहले शिखा आपसे बात की थी, चर्चा की थी, उसमें हमने एक गठबंधन की राजनीति पर बात की थी। देखिए, जब भी कोई नेशनल पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी, तो जब भी कोई ऐसे नेशनल लेवल पर कोई गठबंधन बनता है तो किसी भी नेशनल पार्टी के इर्द गिर्द होती हैं सारी क्षेत्रीय पार्टी। जैसे सोनिया गांधी दिख रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दिख रहे हैं, ठीक उतना ही नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं, लालू यादव भी दिख रहे हैं, ठीक उतना ही वो भी दिख रही हैं, ममता बनर्जी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्र पार्टी है, भले ही आज की स्थिति में वो राजनीतिक रूप से उतनी सशक्त नहीं है, लेकिन राष्ट्र पार्टी होती है, और जब क्षेत्रीय पार्टियों को ऊपर उठना होता है, राष्ट्र राजनीति में बड़ा होना होता है, तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी के आसपास होती हैं। ठीक वैसे ही एनडीए का जिक्र इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो जाहिर तौर पर दूसरी पार्टियां बहुत छोटी हो जाती हैं। लेकिन ठीक उसी तरह इंडिया गठबंधन में एक ही राष्ट्रीय पार्टी है, वो है कांग्रेस, और कांग्रेस के इर्द गिर्द तमाम पार्टियां हैं, वो उनके साथ हैं। भले ही आज कांग्रेस का वोट परसेंटेज, वोट शेयर बहुत कम है, लेकिन राष्ट्र पार्टी वही है। यही वजह है कि और सोनिया गांधी जब यूपीए चेयरपर्सन थी, यूपीए 1 में, यूपीए 2 में, तो जाहिर तौर पे जो एक पुराना इम्पैक्ट चला आता है कि जितनी भी पार्टियां आज उस इंडिया गठबंधन में आई हैं वो सोनिया गांधी का रिस्पेक्ट करती हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। और जाहिर तौर पे ये कांग्रेस से गांधी परिवार जाते जाते शायद अगले 10 साल और लग जाएंगे, अगले 100 साल और लग जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो फिर ये 100 साल, अदिति, ये जो 100 साल आप कह रही हैं कि लग जाएगा, ये 100 साल का वक्त फिर किसके पास है? क्योंकि राहुल गांधी, चले माना भी, अगर आप इसको इस तरीके से भी लें और हम सब लें कि राहुल गांधी कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं, जो कमियां उनको हमेशा कांग्रेस में नजर आई है उसको बदलना चाहते हैं, तो उसको बदलने में लोगों के सहयोग की भी जरूरत होगी। और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत हमेशा से ये रही है कि जो पुराने लोग भी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि कांग्रेस का रुख बदले, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो ये मानकर बैठे थे कि राजा यानी युवराज जो है वही राजा बनेंगे। यही तो वजह है कि सबको टाटा बाय बाय कर दिया। हेमंत विश्व शर्मा को नहीं रोका, गुलाम नबी आजाद को नहीं रोका,
और शायद तब उतनी समझदारी नहीं थी कि हेमंत बिश्व शर्मा आज टॉप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर रोक लेते तो आज कांग्रेस के पास नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा नेता होता, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को नहीं रखा। आनंद शर्मा अभी पार्टी में है लेकिन खफा खफा रहते हैं। तो जो सीनियर लोग थे, जो उस पुराने कांग्रेसी वाले लोग थे, जिनको लगता था कि अहमद पटेल और सोनिया गांधी ही सब कुछ है, जिनको राहुल गांधी के तौर तरीके पसंद नहीं आते, आज वो छिटक के चले गए। राहुल गांधी ने कहा कि जो आरएसएस की तरह सोचते हैं या जो कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं वो चले जाएं। राहुल गांधी को सब कुछ जीरो से शुरू करना है, स्क्रैच से शुरू करना है। यही वजह है कि समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। राहुल गांधी बार बार कहते हैं डरो मत, बात करो। राहुल गांधी ने यही वजह है कि अजय माकन युवा चेहरे को बनाया कोषाध्यक्ष, भले ही वो उनके गुड बुक्स के हैं और करीबी नेता हैं। केसी वेणुगोपाल को बना रखा है संगठन महामंत्री। उनके लिए एफिशिएंसी और उनके लिए वैरायटी ऑफ नेता अलग अलग प्रदेशों से और अलग अलग एफिशिएंसी वाले और उस तरह के लोगों को ला रहे हैं। कांग्रेस को वो बदलना चाहते हैं, समय बहुत ज़्यादा लगेगा। गांधी परिवार का तमगा हटने में बहुत दशकों लग जाएंगे, लेकिन आज जब ये शुरुआत उन्होंने की है कि राहुल गांधी खुद, जिन पर आरोप लगते हैं परिवारवाद और भ्रष्टाचार के, वो आज तेलंगाना में जाके किसी और पार्टी पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इससे दो ही चीज़ होंगी। पहला, फिलहाल तो राहुल गांधी बहुत ट्रोल होने वाले हैं इसको लेकर, लेकिन अगर ये वो बात फिर दोहराते हैं तो शायद ये समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी अब वही भारतीय जनता पार्टी वाली स्ट्रैटेजी को दूसरी जगह अपनाना चाहते हैं, उसको लाइन को, लकीर को खींचना चाहते हैं और आगे आने वाले वक्त में वो खुद परिवारवाद की छवि से बाहर आना चाहते हैं, भले ही उसमें समय लग जाए। अदिति, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। एक बड़ी जानकारी मिल रही है, दर्शकों को बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी समेत लिस्ट में 40 स्टार प्रचारक शामिल हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और रमन सिंह, इन तमाम लोगों का नाम इस लिस्ट में शुमार है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम शुमार है। एक बार फिर से अदिति, आपका रुख करते हुए ये लीजिए, ये लिस्ट आ गई है छत्तीसगढ़ की, और जो स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। और ज़्यादातर इन तमाम राज्यों में योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत होती है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद भी यहाँ पहुँचेंगे प्रचार के लिए। बिल्कुल, देखिए, जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट है वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्ट्रैटेजी जो है, एक तो ये है कि आप स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं कितनी महत्वपूर्ण स्टार प्रचारकों की लिस्ट होती है। पहली स्ट्रैटेजी होती है योजना को घर घर तक पहुंचाना। वो चुनाव आने से बहुत पहले की स्ट्रैटेजी होती है कि आप सरकारी कार्यक्रम करते हैं, आप वहाँ शिलान्यास करते हैं, ये बताते हैं कि हमने क्या क्या किया। यहाँ तक कि तेलंगाना में नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया कि 5 साल दीजिए, जो लूटपाट हुई है वो वापस लौटाऊंगा। मध्य प्रदेश में उन्होंने चिट्ठी लिख दी वोट करने के लिए कि आप राज वापस लाइए। वैसे ही छत्तीसगढ़ भी एक बहुत प्राइम, बहुत इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो स्टेट है। अब ये स्टार प्रचारक जब आप टिकट भी दे देते हैं तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है, जो आखिरी के 30 दिन जो मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट देता है, वो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट। आप देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जाएंगे, नितिन गडकरी होंगे, इसमें तमाम ऐसे नाम होंगे, और योगी आदित्यनाथ होंगे, और देखिए हेमंत बिश्व शर्मा भी होगा। आज अगर हिंदुत्व के चेहरे अगर 2 कोई माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए, वो तो एक वो मल्टीपल उस तरीके से देखते हैं उनको तो, लेकिन हिंदुत्व का अगर चेहरे हों तो योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा। योगी आदित्यनाथ थोड़े बड़े हैं, उनको देखने का चाव है, क्रेज है, तो काफ़ी इम्पैक्ट होता है लोगों के बीच में कि जब वो जाते हैं, अब वो ऐसी जगह जाएं जहाँ पर मुस्लिम समुदाय भी है, आबादी भी है, हिंदू आबादी भी, तो जाहिर तौर पे उनके रोड शो से, उनके जाने से कहीं ना कहीं वो पोलराइजेशन होता है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होती है 40। इसमें आप देखिएगा जाति समीकरण भी, सोशल इंजीनियरिंग भी पूरी की गई है कि किस तरीके से वहाँ पे साहू समाज है, वहाँ एससी समाज भी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर तो दूसरे एससी के बड़े चेहरे जब वहाँ पर जाते हैं, जब बड़े बड़े चेहरे वहाँ पर उतरते हैं, राजनाथ सिंह उतरेंगे, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश में अगर राजनाथ सिंह जाएंगे वहाँ पर राजपूत वोट बहुत है, ठीक उसी तरह जब राजस्थान पहुँचेंगे वहाँ राजपूत वोट बहुत है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनमें इम्पैक्ट होता है। तो कोई भी जो स्टार प्रचारक की किसी पार्टी की लिस्ट है वो उसकी स्ट्रैटेजी को बयां करती है, और फिर जब बात भारतीय जनता पार्टी करे तो वो तो अब कारपेट बॉम्बिंग, एक नया राजनीति में शब्द आया है, कारपेट बॉम्बिंग। जैसे ही टिकटें बढ़ जाएंगी कारपेट बॉम्बिंग होगी। और एक बात कही जाती है कि जो आंखों के सामने और जो बार बार दिखता है, बार बार आप सुनते हैं, वही उसी के आप भाव में आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस वक्त तक चुनाव प्रचार थमे
तब तक हर जगह, चाहे फिर वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, दीवार, सड़क पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चेहरे दिखें, जिससे कि जहन में भारतीय, जिसे उसको ऑपोजिट में कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो भारतीय जनता पार्टी उसको ऑपोजिट करती है कि सिर्फ आंखों के सामने, चाहे वो इंटरनेट खोलें, चाहे वो टीवी खोलें, चाहे सड़क पर पोस्टर हो, हर जगह भगवा भारतीय जनता पार्टी के झंडे और भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे दिखें, क्योंकि जब आप वोट करने जाते हैं तो वहां पर भी आपके जहन में वही पार्टी होती है। तो इस स्ट्रैटेजी, इस मनोवैज्ञानिक स्ट्रैटेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है, इसीलिए ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है और अगर एक एक नाम के पीछे स्ट्रैटेजी होती है। जी ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विश्लेषण के लिए।